डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि इस वीडियो का इंतजार मेरे कई स्टूडेंट जो है कल रात से कर रहे हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि कुछ चैलेंज करने वाले क्वेश्चन में कुछ और रिसर्च मेरे कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट कर रहे थे, उनसे कल डिस्कशन हो रही थी। उसके चलते मैं थोड़ा रुक गया, थोड़ी रात में देर हो गई और मैं थक गया था, तो मैं नहीं ला पाया हूँ। सॉरी फॉर दिस। लेकिन चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि सर किस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये CUET PG 2023 की टेस्ट हुई थी। कब? 8 जून को परहैप्स, यस। और उसकी जो आंसर की इतने दिन बाद, मतलब 1 महीने से ज़्यादा दिन बाद NTA ने बड़े आराम से निकाला है। उसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ जैसे होता है हिंदी इंग्लिश में तो बहुत कंफ्यूजन है। मैंने इंग्लिश के पेपर लिए हैं, तो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं कि उसको चर्चा कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें अगले साल देनी है कंपटीशन सेम CUET PG, या वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं या अदर UGC नेट एंड अदर, उनके लिए तो ये पेपर एक तरह से जनरल पेपर एनालिसिस होगा, ये समझने के लिए किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन में घूम फिर करके आते हैं, सो उनके लिए उपयोगी होगा। लेकिन स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है उनके लिए जिन्होंने CUET PG दिया है और जानने को उत्सुक हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं और कौन से सही, और उनका क्या सही आंसर है, और क्या कट ऑफ जाएगा जिस पे कि सबकी फोकस रहती है। चलिए इन सभी बातों को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। लेट अस बिगिन। CUET PG 2023 पेपर एनालिसिस। व्हाट which question should be challenged and what should be the cutoff expected? इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। यदि आप कोई भी इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यदि नेक्स्ट ईयर 2024 के ले रहे हैं तो वेट मत कीजिए। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो ये 2 बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस 2 बुक के साथ। इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, इसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी दी जाएगी, वहां आप क्लिक करके सीधा अमेजन पे इसको आप ले सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट। देखिए, ये जो पेपर है ये इंग्लिश वर्जन का है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन आईडी थे, अलग अलग सीक्वेंस तो सभी के अलग थे। मैंने इंग्लिश का, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा, उसमें से एक स्टूडेंट का, उनको मैं थैंक्स भी देता हूँ, उनका नाम आयान दत्ता है, उनके मैंने पेपर को लिया, रिस्पॉन्स सीट को। और ये इंग्लिश उन्होंने लैंग्वेज चुना था, तो वो है। हिंदी में थोड़ी और उटपटांग है, कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत भी वहाँ पे हैं, कुछ ऑप्शंस, उसको मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक अलग ही इशू है। हिंदी इंग्लिश में जो इनकी समस्या होती है UGC नेट भी, ये इंग्लिश वर्जन है, मैं बता दूं। और क्वेश्चन का आईडी मैंने इसलिए नहीं दिया, यहाँ पे दिया, आगे नहीं दिया, क्योंकि आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में सीक्वेंस अलग अलग है, तो आप उसको खोज लेंगे यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट इसको इसलिए देख रहे हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में फायदा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक क्वेश्चन आईडी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 1 to 25 जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंस डोमेन के 75 क्वेश्चन है उसको चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ आता है, 26 से 100 तक क्वेश्चन होंगे, वो है फर्स्ट डेलिमिटेशन वाज कैरिड आउट अंडर हुज ऑफिस। ये इटसेल्फ एक वेग, ऑर्बिट, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम ऑर्बिट है। और इस तरह के क्वेश्चन को जानने की का कोई साधन नहीं है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कोई भी, कितने भी अच्छे से आपने पढ़ाई की हो, इस तरह क्वेश्चन आपको बम्प करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है ऑर्बिट और डिफिकल्ट। इसका जो आंसर है वो NTA ने सही दिया है, प्रेसिडेंट। उस समय में हुआ ये था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बन ही रही थी, और मतलब बन चुकी थी, लेकिन वो लागू जिस तरह से हुई थी, अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ था, डेलिमिटेशन कमीशन जैसे अभी बनती है। तो उस समय में ये इंफॉर्मेशन दृष्टि IS के जरिए से मैंने दिया है, और भी जगह कही है कि द फर्स्ट डेलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन इन 5051। तो ठीक है बस। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि ये एकदम ऑर्बिट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग काउंट मैंने किया है, आपको 8-10 इसमें हैं जो एकदम ऑर्बिट और डिफिकल्ट साइड में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। यहां पे क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लीगल इक्वलिटी। अब इसमें NTA ने क्या किया है कि A और C को सही बताया है, मतलब उनके अनुसार से A सही है। लीगल इक्वलिटी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय द लॉ। ये इतना एब्सर्ड है। ये डज, इसको सही मानिए तो डज गारंटी इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी का मतलब ही होता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, और ये स्टेटमेंट इसको काटता है, तो इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। ये A तो सही हो ही नहीं सकता है। अब सही क्या हो सकता है, इस पर अलग अलग व्यू हो सकते हैं। मेरे अनुसार से, चूंकि 2 ही सही यहाँ पे है, 2 या 3,
ई को देखते हैं, लीगल इक्वलिटी कैन नॉट बी द बेसिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन, आप दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप होम घर लीज लेने का हो, चाहे कोई भी हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, दोनों में लीगल इक्वलिटी होती है, दोनों लॉ के नजर में बराबर हैं, दोनों को बराबर हक होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ऊपर नीचे नहीं रखता हायरार्की में। इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। लीगल इक्वलिटी कैन नॉट बी द बेसिस, ये नहीं हो सकता है। इसके चलते यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है कि कौन सा सही होगा और नहीं होगा, इसको इस बेसिस पे मेरे अनुसार से चैलेंज करना चाहिए। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लीगल इक्वलिटी इज ए प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी, ये तो सही है सी। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ई के साथ है, इसलिए इसको भी कहना बहुत गलत है, इसको भी कहना गलत है। ए यहाँ पे है तो कोई भी सही नहीं बैठता है, इसलिए ये चैलेंज करने लायक है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपने आंसर दिया है वो गलत है और कोई भी आंसर सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ई भी सही लगता नहीं है। वो ई ऐसा नहीं हो सकता कि लीगल इक्वलिटी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन में ना हो। 28 देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, ये मीडियम लेवल का, एम का मतलब है कि ये इजी और डिफिकल्ट के बीच में है, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 है, पार्टी अलायंसेस सिंस 1990 हैव बीन ऑन द टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। इसको यदि सरल लैंग्वेज में कहें तो ये कहा जाएगा कि जो 1990 से इंडियन पॉलिटी में जो कोलिशन का दौर शुरू हुआ है, उसमें आइडियोलॉजिकल जो है कंपेटिबिलिटी नहीं है कि हम आइडियोलॉजी सेम है इसलिए हम हाथ मिला रहे हैं। वो टेरिटोरियल मतलब कि चलिए इस स्टेट में हमको ये पार्टी स्ट्रांग है तो उसके साथ कर लिया, उस स्टेट में उस रीजन में वो रीजनल पार्टी है तो उसके साथ जो मेन पार्टी जो नेशनल पार्टी होते हैं ऑल इंडिया, वो अलायंस कर लेते हैं। लाइक अकाली दल के साथ बीजेपी ने कर लिया और डीएमके के साथ कांग्रेस ने कर लिया तमिलनाडु में, टेरिटोरियल कंपेटिबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, बीजेपी अलायंसेज ऑफ 1998, 99, 2004 एंड 2009 वेयर नॉट टेरिटोरियली कंपेटेबल। अब यहां देखिए, आप कंफ्यूज खूब कर सकते हैं कि क्या टेरिटोरियली कंपेटेबल नहीं थे, लेकिन यहां ये आपको हिंट दे रहा है कि टेरिटोरियल नहीं होगा तो आइडियोलॉजिकल होगा। आइडियोलॉजिकल तो कोई अलायंसेज है ही नहीं इंडियन पॉलिटी में, इसलिए आप इस पर ज्यादा मत दीजिए कि टेरिटोरियल कंपेटेबिलिटी थी, वैसे थी भी। जैसे बीजेपी ने AIADMK के साथ किया तमिलनाडु में, बीजेपी ने टीडीपी के साथ भी किया था अलायंस, बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में किया, अकाली दल के साथ पंजाब में किया। तो इस तरह से टेरिटोरियल कंपेटिबिलिटी बेसिस पे भी किया, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं, आइडियोलॉजिकल नहीं था बस, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जो सही है। वही एनटीए ने दिया है। विच टू अमंग द फॉलोइंग डिड BR अम्बेडकर आइडेंटिफाई एज क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। ये क्वेश्चन अगेन एक वेग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेग एंड डिफिकल्ट। यहाँ अरबिट हम नहीं कहेंगे, लेकिन वेग और डिफिकल्ट कहेंगे। क्या है कि अंबेडकर जी जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन दो टाइप के ग्रुप को ये सोशल रिफॉर्म के क्रिटिक मानते थे, मतलब सोशल रिफॉर्म वो नहीं चाहते थे। अब ये इतना डिफिकल्ट, इन्होंने जो आंसर दिया है, कहा है पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड सोशलिस्ट। मतलब यदि आप जो पॉलिटिकल रिफॉर्म को पहले चाहते थे, जैसे कि गांधी जी हैं, या जितने भी और नेशनलिस्ट जो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, नेहरू जी, वो लोग सोशल रिफॉर्म को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है, तो पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के थे, वो भी सोशल रिफॉर्म पर उन्होंने फोकस नहीं किया। मेरे अनुसार से एनार्किस्ट चूंकि हो नहीं सकता है, रेडिकल्स भी नहीं हो सकता है, इसीलिए कोई और इसमें जमता भी नहीं है, चूंकि इसमें एनार्किस्ट है इसके अलावा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही वेग है, मैं इसको बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता हूं, डिफिकल्ट एंड वेग। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये पेपर ही पूरा डिफिकल्ट है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन इसमें जो है आसान है। अब यहां पे देखिए रीजन एजर्सन है, सार्टोरी को हम लोग जानते हैं, जियोवेनी सार्टोरी, जो कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पे काफी काम किया है, और डुवर्जर ने भी काम किया है। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है, सार्टरी हैज प्रेजेंटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही है। इन्होंने बहुत तरह का दिया है, आपको पता है, मॉडरेट प्लूरलिज्म, pluralism, fragmentation, and many type of party system इन्होंने बताया है। Sartori classified political parties in 4 types: caucus, branch, cell and militia। एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है, ये डुवर्जर ने किया था, सेम उन्होंने 4 टाइप का बताया था। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये क्या 4 टाइप है, और ये जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये डिफिकल्ट है। मेरे भी कई स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते होंगे कि डुवर्जर ने इस तरह से क्लासिफाई किया था, लेकिन चूंकि ये गलत है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही 3 गलत, मतलब कि ऑप्शन 3। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अभी घबराइए नहीं, बहुत सारे आसान क्वेश्चन आगे आ रहे हैं।
ये आ गया आसान क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन द राइट ऑर्डर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरीके से आते हैं, और ये कई बार मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आता है। अब यहाँ देखिए सारे फंडामेंटल राइट है, तो इससे मतलब इसके बाद में कोई नहीं समझे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में है, आप राइट टू लाइफ देखेंगे तो आर्टिकल 21 में है, राइट टू फ्रीडम 19 में है, राइट टू इक्वलिटी 14 में है। तो आपको ए से अंत होता हुआ कौन है, और ए से अंत होता हुआ केवल एक ही है, आपको जानना भी नहीं है, और इतना आसान क्वेश्चन है ये, लड्डू क्वेश्चन टाइप का है, क्योंकि ए से अंत होता हुआ एक ही ऑप्शन है, वही सही होगा। ये दो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी, एडवोकेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, टेरिटोरियल डेमोक्रेसी, ब्ला ब्ला है। अब इसमें देखिए गिल्ड सोशलिज्म होता क्या है, इंग्लैंड में निकला था, जीडीएच कोल इसके एक प्रोपोनेंट थे, और कई और। उसमें यह था कि जो भी वर्कर हैं, वर्कर यूनियन, वो एक फ्रेटर्निटी बनाएंगे, एक सोशल सॉलिडिटी लाएंगे, उसके थ्रू वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाएंगे, जो ऊंच नीच है, कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर, उसको खत्म करेंगे, इक्वलिटी लाएंगे। तो इट एडवोकेट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स। तो बाकी ऑप्शन उतने सही नहीं है, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं इस बात को, इस तरह से एनालाइज भी नहीं कर सकते, इसलिए शायद मीडियम लेवल क्वेश्चन मैंने दिया है। हु अमंगस्ट दिस डेवलप द गार्बेज केन मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए मेरे स्टूडेंट के लिए, लेकिन कई स्टूडेंट के लिए टफ। बेसिकली मार्क ओल्सन और कोहेन, इन तीनों ने मिल के दिया था गार्बेज केन। इन्होंने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटी, जैसे यूएस के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पॉलिसी कैसे बनती है, उनका उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक मॉडल दिया था, गार्बेज केन। मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं, मैंने कई वीडियो में किया है। यहाँ पे थर्ड केवल नाम है माइकल कोहेन, मतलब इसमें मार्क ओल्सन नहीं है, लेकिन कोहेन से भी आप पकड़ सकते हैं, तो ये सही है। ये यहाँ पे जो येस्केल ड्रॉर जो है, इन्होंने पब्लिक पॉलिसी पे काफी काम किया है, बुक भी लिखा है, और फ्रेडरिक टेलर तो आपको पता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये इजी क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हेजोमनी इज द की कॉन्सेप्ट इन द राइटिंग्स ऑफ हेजोमनी। देखते ही आपको जो है एंटोनियो ग्राम्स्की का याद आना चाहिए। हेजोमनी क्या है अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यू नो ऑल, कल्चरल डोमिनेंस, जिसके थ्रू कि आप, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय ने जो है दलित और अनटचेबल्स पे जो हेजोमनी किया हजारों साल तक, वो एग्जाम्पल है। उसी को आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देख सकते हैं, कैसे कैपिटलिस्ट जो डोमिनेंट क्लास होता है, वो अपनी कल्चरल हेजोमनी स्टैब्लिश करता है लेबर क्लास पे, डोमिनेटेड क्लास पे। ये भी जो है आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है चार ये हैं रिट्स हैं, और चारों के जो हैं करस्पॉन्डिंग मीनिंग है। इसमें इसलिए आसान है कि हैबिया कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब किसी ने यदि किडनैप कर लिया हो आपके किसी रिलेशन को, आप जाते हैं, या इवन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया हो, डिटेन कर लिया हो, तब भी आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रोड्यूस द बॉडी, कोर्ट यदि रिट ऑर्डर देगा तो बोलेगा नहीं, उसको हाजिर करो मेरे सामने, क्यों आपने गिरफ्तार किया। और इसी से ये क्रैक हो जाता है। ए का थ्री देखे तो ए का थ्री केवल एक में ही है, इसके चलते ये लड्डू क्वेश्चन बन जाता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, और ये इतना आसान है कि सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मंडमस वी कमांड, सर्च्योरी मतलब कि लोअर कोर्ट को रोक देता है, या लोअर ऑफिस को, कि तुम सारा मामला मेरे पास भेज दो। कुओ वारंटो मतलब बाय विच राइट यू आर ऑक्युपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, इसको पूछा जाता है, लाइक दैट। प्रोहिबिशन भी एक है, मतलब कि वो नीचे के जो कोर्ट हैं या नीचे के ऑफिस, उस पर रोक लगा दी जाती है बड़े ऑफिस या बड़े कोर्ट द्वारा फर्दर प्रोसीडिंग्स पे। ये फर्स्ट जो है 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब टफ और इजी के बीच में। एजर्सन रीजन एजर्सन क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस मैंने यहाँ नहीं दिए हैं जगह बचाने के लिए। आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दोनों करेक्ट हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब रीजन जो है एजर्सन को एक्सप्लेन करता है। बी ऑप्शन होता है या सेकंड ऑप्शन होता है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता रीजन एजर्सन को। थर्ड ऑप्शन होता है कि एजर्सन सही है, रीजन गलत है, और फोर्थ ऑप्शन होता है एजर्सन गलत है, रीजन सही है। विद दिस ऑप्शन आप जो है इसको पढ़ें, एजर्सन है, रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। यस, इवन यदि स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पास हो जाए तो गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के विचार के लिए, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको यदि ऐसा लगेगा। वैसे उसमें एक कंडीशन भी लिखी हुई है कि ये तब करना चाहिए जब उसको फील हो कि हाईकोर्ट की जो डिग्निटी या प्रेस्टीज या उसके वर्किंग को लोअर किया जा रहा है उस बिल के द्वारा, तब वो जो है रिजर्व करते हैं। बट एनीवेज वो डिस्क्रिप्शन तो है, तो ये सही है। दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिकल को अमेंड करना नहीं, ये आर्टिकल 200 201 में बिल्कुल लिखा हुआ है, इसीलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, एजर्सन करेक्ट एंड रीजन इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 होता है। 38 देखिए, ये बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। लड्डू को ऐसे बना सकते हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि
8 सार्क कंट्री ने मिलकर बनाया है। हम लोग सब जानते हैं एसएयू यूनिवर्सिटी जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो आसान क्वेश्चन। ये अगेन वेग क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ एरर ऑफ स्पेल, वर्ड भी गलत है। इन्होंने इनिशिएट लिख दिया है, इमिटेट को देखिए अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ये क्या है, ये कहते हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन हो सकता है। अब ये कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनलिज्म पे जो है 4 बातें कही है, उसको अरेंज करो कि पहले क्या कही होगी बाद में क्या कही होगी। कैन यू बिलीव? और ऐसे 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ डाले हैं। ये शो करता है एक तरह का आइडिया की, मतलब कि पुअर आइडिया ऑफ सेटर किस ढंग से क्वेश्चन सेट करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन नहीं है। और आप कितना भी सोचेंगे ना, आप इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके भाषण से लिया गया। और वो भाषण में लोग कैसे पहला सेंटेंस कहते हैं, बाद में वो कोई, जैसे इसका इन्होंने कहा है BADC, आप जरा सोच के देखिए, मैं इस पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आपको लगेगा ये क्यों सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है, मतलब। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्राइंग टू इमिटेट को इन्होंने इनिशिएट लिखा है, अर्थ का अनर्थ भी कर दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके मल्टीपल ऑप्शन जो है पॉसिबल हो सकते हैं। ये ऑफकोर्स ये मेरे अपने एक स्टूडेंट ने ये लैंग्वेज लिखा है, मैंने उसको यहाँ पे लिया है, बहुत सही है। मल्टीपल ऑप्शन आर पॉसिबल, आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको चैलेंज करना चाहिए, मुझे लगता है कई स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एक्टर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी? आपको पता है कि पब्लिक पॉलिसी जो इंडिया में बनती है या कहीं भी, उसमें जुडिशरी बनाती है, क्रीमी लेयर पॉलिसी मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर तो डे एंड डे इन आउट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाते ही रहते हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी है, मनरेगा की, एम्प्लॉयमेंट गारंटी पॉलिसी, मेनी अदर। एग्जीक्यूटिव वही हो गया, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ये सब तो एक है। तो लेजिस्लेशन भी बनाते हैं पब्लिक पॉलिसी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई फॉर्मल वे में नहीं बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी इनपुट दे सकती हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि इस पे पॉलिसी बने, लेकिन पॉलिसी बनने में फॉर्मल, आप ध्यान दीजिए, ऑफिशियल का मतलब होता है फॉर्मल, फॉर्मल एक्टर ये नहीं है। इजी क्वेश्चन। 40 जो है ये भी बहुत आसान है, क्योंकि इसलिए आसान है कि यहाँ पे इलेक्ट्रल सिस्टम है, कंट्री मैच करना है। इसमें आसान इसलिए है कि मेरे स्टूडेंट के लिए, हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, मैंने कई में बताया कि MMP मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आधे लगभग सीट जो हैं वो FPTP मीडियम से मेथड से भरे जाते हैं, और आधे जो है पार्टी लिस्ट सिस्टम से, ये जर्मनी में होता है। तो यदि C का 2 देखें तो इसी से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। नहीं, 50-50 तो नहीं होता, क्योंकि इसमें काफ़ी है, एक ही केवल हटता है। लेकिन दूसरा देखिए, आप ये चीज भी कई लोग जानते हैं कि कनाडा इंडिया की तरह जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और यहाँ भी FPTP होता है, जस्ट लाइक, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशन है। सिंगल मेंबर पॉलिटी का मतलब ही FPTP होता है, सिंपल जो हम लोग के यहाँ होता है। तो A का 4, यदि आप C का 2 और A का 4 देखें, C का 2 A का 4 केवल एक में है, और ये आपका क्रैक हो जाता है। बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड में STV होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको हेल्प करेगा। साउथ अफ्रीका में पार्टी लिस्ट सिस्टम है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आयरलैंड में STV होता है, ये बहुत कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर? इस पे बहुत कंफ्यूजन हुई है, मेरे कई स्टूडेंट ने कहा है सर इसको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसमें ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाइजोनिया भी कई हमारे स्टूडेंट को पता नहीं है। और ये बाइजोनिया क्या थी? जो जर्मनी में, तो आपको पता है ना कि वेस्ट साइड से जो है अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की सेना ने कैप्चर कर लिया था, इसको बाद में वेस्ट जर्मनी कहा गया। ईस्टर्न पार्ट में USSR की सेना घुस आई थी, उसको ईस्ट जर्मनी कहा गया। दोनों ने बांट लिया था, और कोल्ड वॉर का वो एक तरह से सिग्नेचर बन गया था। बर्लिन वॉर से बर्लिन को 2 पार्ट में बांट दिया गया, ईस्ट और वेस्ट। ये सब जो है कोल्ड वॉर इवेंट था। तो वही जो बाइजोनिया क्या है कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने जो अपना अपना रेस्पेक्टिव जो जोन जीता था जर्मनी का, उसको मिला करके बाइजोनिया बनाया। बाद में उसमें जो है फ्रांस भी मिल गया, तो क्या ट्राइजोनिया हो गया होगा, मतलब बाई जोन, ट्राई जोन, और बाद में वो वेस्ट जर्मनी कहलाया। तो ये तो कोल्ड वॉर की इवेंट है बाइजोनिया। ऑफकोर्स डिफिकल्ट है जानना। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कंटेनमेंट का पता है कि हैरी ट्रूमैन ने 1947 में ही जस्ट आफ्टर कोल्ड वॉर शुरू किया था कि कम्युनिज्म को कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में प्रसार प्रचार से रोका जाए। तो ये तो कोल्ड वॉर इवेंट है। इवन मार्शल प्लान, जो कि अमेरिका का एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान था फॉर वेस्टर्न यूरोप, जो कि वॉर से डिवास्टेट हो गया था, वो भी कोल्ड वॉर का है, क्योंकि वो एक तरह से ईस्ट और वेस्ट के राइवलरी में बदल गया। क्योंकि उसका भी ये था कि यदि वेस्टर्न यूरोप को हम नहीं फाइनेंशियल हेल्प देंगे तो कहीं वो कम्युनिस्ट के पाले में न चला जाए। तो ये भी मार्शल प्लान भी था। लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल जो है वो बहुत दूर का भी नाता इसका कोल्ड वॉर से नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि सुएज कैनल जो है उस पर हिस्टोरिकली जो है इंग्लैंड का कब्जा था, क्योंकि इजिप्ट तो इंग्लैंड का कॉलोनी था। बाद में इजिप्ट जब आज़ाद हुआ तो इजिप्ट ने बोला कि भाई तो मेरे टेरिटरी में इस पर आपका कब्जा क्यों होगा, उसको उसने नेशनलाइज कर लिया।
ये इस पे गुस्सा होकर के फ्रांस और यूके और इजराइल, जो कि हमेशा अरब देश के खिलाफ तो लड़ता ही रहता है, ये तीनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया था इजिप्ट पे, एक लड़ाई हो गई थी। लेकिन उस लड़ाई में, उसको स्वेज क्राइसिस कहते हैं, अमेरिका और रसिया कभी शामिल नहीं हुई, या यूएसएसआर शामिल नहीं। इनफैक्ट दोनों ने कंडेम किया था और बीच बचाव किया था। इसलिए ये ईस्ट वेस्ट की राइवलरी नहीं, मेरे अनुसार से ये सही है कि ये कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए इसको मेरे अनुसार से चैलेंज नहीं करना चाहिए। 42 नंबर जो है वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या, इसको ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन में इलिमिनेशन टेक्निक शुरू होती है, जो यूजीसी नेट में भी काम आती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। जो नियो लिबरलिज्म है उसको आप इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या इसकी पोस्टुलेट होते हैं, जो यहाँ भी लिखा है कि इट क्लेम कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे कि यूएन है या डिफरेंट और जो डब्ल्यूटीओ, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल हैं, दे हेल्प प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट। इनका मानना होता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन और उसके जो नॉर्म्स होते हैं या जो रिजीम होते हैं, जो जो ट्रीटीज एंड कोवेनेंट, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो बनते हैं इंटरनेशनल एरिया में, वो मॉडरेट करते हैं स्टेट के बिहेवियर को, उनका जो सेल्फ इंटरेस्टेडनेस होता है उसको कम करते हैं, कोऑपरेशन ट्रस्ट बढ़ाता है, और इससे वर्ल्ड में शांति रहती है, प्रोग्रेस होता है। ये इनका मानना है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का। तो इसमें यदि आप देखेंगे, आप पढ़ते पढ़ते, मैं इसको थोड़ा शॉर्टन कर रहा हूं, कि ये यहाँ यदि आप पहुंचेंगे 5वें पे, इंस्टीट्यूशन हाउएवर कैन नॉट मेक अप फॉर द लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, आप कंफ्यूज इसमें और इसमें कर सकते हैं। आप देखिए बी और ई में आप खासा कंफ्यूज, सी डी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और यहाँ ऑप्शन का जरा देखिए, तो या तो एक गलत है या दो गलत है। आपको बेसिकली गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है, क्योंकि गलत ढूंढना ज्यादा आसान है, एक या दो ढूंढना है। अब यहाँ देखिए, द एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ एंड स्कोप। ये एक अच्छी बात कह रहा है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का, और ये एक गलत बात कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन हाउएवर कैन नॉट मेक अप फॉर लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट। चूंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है ये है कि इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म किन बातों में बिलीव करता है, ये अपनी बुराई क्यों करेगा, अपनी बड़ाई क्यों नहीं करेगा। तो बिना ये जाने हुए कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, आप केवल इस बेसिस पे कि इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म की केवल बड़ाई होगी, बुराई नहीं होगी, आप ई को काट सकते हैं। यदि ई को काटेंगे तो ABCD 4 सही आपका आंसर मिल जाता है, और यही सही है, इसलिए मीडियम लेवल का है। इसको कहते हैं इलिमिनेशन टेक्निक। ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यहां भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, कुछ मॉडर्न कहलाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल कहलाते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉर्मेटिव फिलोसफिकल आते हैं। मॉडर्न अप्रोच में पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, इनपुट आउटपुट है, गेम थ्योरी है, पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बिहेवियरल अप्रोच तो मॉडर्न आता ही है, ये सब सब है। अब यहाँ देखिए, आप सी को पढ़िए और ई को पढ़िए। सी कहता है द बिहेवियरल अप्रोच फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये बेसिकली बात की जो बात है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करता है, ये बिहेवियरल अप्रोच नहीं। बिहेवियरल अप्रोच फोकसेज ऑन ह्यूमन बिहेवियर विच इज ऑब्जर्व्ड एंड इन्यूमरेशन और कलेक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस थ्रू ऑब्जर्व्ड डेटा, इंटरव्यू, सर्वे, डेटा कलेक्शन से ह्यूमन बिहेवियर को अरेंज करना, कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, उसके थ्रू जो है थ्योराइज करना, बिहेवियरल अप्रोच है इंपेरिकल वे में। तो ये गलत है ये स्टेटमेंट, तो सी को निकाल दीजिए, तो इसमें सी है, निकल गया। अब ई को देखिए, द रैशनल चॉइस अप्रोच एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल एक्शन थ्रू स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर। रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर को ये छोड़ देता है, जबकि रैशनल चॉइस का मतलब ही होता है कि इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर, इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर। रैशनल चॉइस क्या है कि हर एक्टर, जो पॉलिटिकल एक्टर है, वो एक रैशनल एक्टर है जो अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसी का इंटरेस्ट और कितना उसको पावर है इंस्टीट्यूशनल सेटअप में या अदरवाइज, उससे अपने इंटरेस्ट को वो फर्दर कर पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। इसी का इंटरप्ले, इंटरेस्ट और पावर का इंटरप्ले जो है पॉलिटिक्स है रैशनल चॉइस थ्योरी में। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि इंटरेस्ट को उधर किनार कर देता है। तो यदि ई को हटा देंगे तो ये हट गया, ये हट गया, केवल एक ऑप्शन सही बचा, ABD। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे आप जो है ब्रूट नॉलेज से नहीं बल्कि एलिमिनेशन टेक्निक और ट्रिक से जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ये टेक्निक काफी काम आएगा। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट गवर्नर ऑफ स्टेट। ये इजी क्वेश्चन है, देखने में लगता है 5-5 ऑप्शन है, इसको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए। पहले ना मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ऐसे 5 देख करके पढ़िए मत, पहले आप ऑप्शन को ध्यान दीजिए। करे इसमें तो 4 भी सही है और 3 है, तो इसका मतलब 1 या 2 गलत है। चलिए गलत ढूंढते हैं।
आप बी पे आएंगे, द मिनिमम एज फॉर गेटिंग अपॉइंटेड एज ए गवर्नर इज 30 ईयर्स। नो, आप लोग को सबको पता है कि 35 ईयर्स होता है। इसको फॉर्मूला में हमेशा बोलता हूँ, पंचायत के लिए 21 ईयर, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, गवर्नर एंड अदर बनने के लिए 35, प्रेसिडेंट एंड ऑल। तो 21, 25, 30, 35 का फॉर्मूला याद रखिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो बी को हटा दीजिए, तो बी यहाँ है, घट गया। अब यहाँ देखिए, इसको पढ़िए, सी को, द प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द ओथ ऑफ द गवर्नर। क्यों प्रेसिडेंट आकर के स्टेट में गवर्नर को ओथ देगा, वहां चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट देता है। तो सी को हटा दीजिए, तो सी यहाँ है, तो ये ए डी ई बच गया और ये सही हो गया। एलिमिनेशन टेक्निक इजी। ये दोनों ही क्वेश्चन इस स्लाइड में इजी हैं। एजर्सन देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस टू रिस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एकदम ब्यूटीफुल डेफिनेशन है जुडिशियल रिव्यू का। यही तो जुडिशियल रिव्यू है। कोई भी एक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जुडिशरी ये देखती है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या अलग है। अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो उसको डस्टबिन में फेंक दो। जुडिशियल रिव्यू, उसको निरस्त कर दो, तो सही है। रीजन है, द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12। नो, आर्टिकल 13(2) जो है वो सोर्स ऑफ पावर है। आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा। मतलब एजर्सन राइट, लेकिन रीजन इनकरेक्ट। 46 देखिए, दो स्टेटमेंट है। रॉबर्ट माइकल्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन डोमिनेंस बाय ए रूलिंग एलीट। एक्चुअली ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची का एक तरह से डेफिनेशन है। अब इस पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन पॉलिटिकल पार्टी, अल्टीमेटली उसको 3-4 लोग जो है कंट्रोल करने लगते हैं, ओलिगार्ची में बदल जाती है। ओलिगार्ची मतलब कुछ लोग जब कंट्रोल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। एंड डुवर्जर, जिनका अभी एक जिक्र है, मैरिस डुवर्जर, सार्टोरी के साथ आपको याद होगा अभी कुछ क्वेश्चन पहले। मैरिस डुवर्जर लॉ स्टेट्स दैट द सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम, जिसको एफपीटीपी कहते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू टू पार्टी सिस्टम है, दैट फेवर्स टू पार्टी सिस्टम। ये तो इंडिया में हर जगह होता है। अभी आपने देखा कि ये फिनोमेना वेस्ट बंगाल में, वहां जब थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाती है। अभी कर्नाटका के रिसेंट इलेक्शन में क्या हुआ, जेडीएस एज ए थर्ड पार्टी गायब हो गई और टू पार्टी सिस्टम में बदल गया, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वोट करने लगते हैं लोग। जैसे कर्नाटका में मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज ने खास करके ऐसे वोट किया कि बीजेपी हार जाए, तो उन्होंने जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस को वोट दे दिया, ये सोचते हुए कि कांग्रेस ज्यादा चांस है बीजेपी को हराने का। जब इस तरीके से जो पार्टी को पसंद नहीं करते हैं लोग, वो हराने के लिए अपना लॉयल्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, इससे टू पार्टी हो जाता है, जिसको डुवर्जर लॉ कहते हैं। तो बिल्कुल ये जो है स्टेटमेंट ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, दोनों स्टेटमेंट सही। The steep decline in population due to under-investment in healthcare and education known as democratic disaster refer to which country? अब कंट्री यहाँ जो छोड़ दिया है, नॉर्वे में। आपको पता है कि मतलब ये क्या कहता है कि डेमोग्राफिक डिसास्टर मतलब कि वहाँ पॉपुलेशन घट रही है, बूढ़े लोगों की संख्या घट रही है। इसका उल्टा होता है जो इंडिया में हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, यंग लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्किंग जो ग्रुप में जो पॉपुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कहता है कि जो हेल्थ केयर और एजुकेशन में जो अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके चलते जो डेमोग्राफिक डिसास्टर है वो किस कंट्री में हुआ है। नॉर्वे में हो नहीं सकता, बहुत रिच और बहुत ही ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है। जर्मनी में हो नहीं सकता। अब ये 2 बचे। अब इसमें नेट पे अलग अलग व्यू है। मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस है कि रसिया सही है, और यही इसका ऑफिशियल आंसर भी है। लेकिन मेरे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर नेट पे जो है सेंट्रल एशियन स्टेट लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सब में भी ये क्राइसिस है। मैंने भी थोड़ा नेट पे पढ़ा, मुझे अभी भी लगता है कि रसिया ज़्यादा सही आंसर है। लेकिन आप इस पर और रिसर्च कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि सेंट्रल एशियन स्टेट ज़्यादा सही है तो आप इसको चैलेंज कर लीजिए। पोटेंशियल चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। द बुक ऑथर्ड बाय जॉन रॉल ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब एकदम बिल्कुल लड्डू टाइप क्वेश्चन है। जॉन रॉल की 2 बुक हम लोगों से याद करते हैं। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें उन्होंने अपना फेमस डिफरेंस प्रिंसिपल दिया, और एक है लॉज ऑफ द पीपल, उसमें उन्होंने ग्लोबल जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ द पीपल। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। ये सब आप लड्डू क्वेश्चन में बदलने लगे हैं। यदि अभी तक आपका दिमाग का सेल गर्म नहीं हुआ है, मान लीजिए यदि आप पेपर दे रहे हैं, तो अब आपको कितने ईजी, मतलब ये क्रिकेट की भाषा में कहें तो पिच पहले उबड़ खाबड़ लग रहा है, बॉल आपके नाक पे आ रही है, कभी हेलमेट टकरा रही है, लेकिन यदि आप उस फेज को झेल जाते हैं तो फिर आपको हाफ बॉल मिलती है, आप चौके छक्के मार सकते हैं। अब वो फेज यहाँ पे आने लगा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। तो आप जानते हैं कि मिलिट्री रूल, थियोक्रेसी जो रिलीजन पर आधारित है, जैसे ईरान में है, या एब्सोल्यूट मोनार्की, ये सब तो ऑथोरिटेरियन हो सकते हैं। मतलब ऑथोरिटेरियन मतलब क्या है कि मतलब जो शासक है वो अकाउंटेबल नहीं है पीपल को, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैं तो शासन डंडे के जोर पे करूंगा।
तो लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है ऑथोरिटेरियन? कभी हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। ये आसान है, एवरीबॉडी नोज, इजी क्वेश्चन है। ये चैलेंज करने लायक है। 50 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? यूटिलिटेरियनिज्म जो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो जेरेमी बेंथम ने दिया था, इस पे बेस्ड है। और ये स्टेट को बहुत सारे ये अलाउ करती है बहुत सारे रोल, जिससे कि कम्युनिटी या सोसाइटी में जनरल ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ सके। वो काफी सारे स्टेट इंटरवीन कर सकती है, इवन लोगों के फ्रीडम में भी इंटरवीन कर सकती है, इंडिविजुअल लिबर्टी में भी कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी इविल कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। स्टेट या गवर्नमेंट, तो दो इसका सही आंसर होना चाहिए था, और इसने दिया है स्टेट इज ए नेचुरल नेसेसिटी को इसने गलत कर दिया है। इनफैक्ट ये तो लगभग सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 2। दिया है ऑप्शन 3, इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए ये कहते हुए कि ये एकदम गलत आंसर है। 51 नंबर देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। एजरसन है गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। वी ऑल नो, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है आर्टिकल 40 में, वो गांधी जी के आइडिया पे आधारित है। अंबेडकर, हम लोग सबको पता है कि उन्होंने अपोज किया था पंचायती राज का, क्योंकि उनका मानना था कि ये रिप्रेसिव ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन बनेगा, यहाँ कास्ट जो सिस्टम की बुराइयां जो है वो और खुल करके सामने आएंगी। तो ये दोनों सही है, और ये लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करता है, अलग अलग स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन 2 जो होता है कि रीजन एजरसन बोथ करेक्ट बट दे डोंट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन एजरसन, ये जो है 2 स्टेटमेंट सही होगा। द जजेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय। ये डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, हमें लिखा भी है और भी पढ़ सकते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो वन ऑफ द चीफ ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसके जजेज जो हैं दोनों ही मिलके इलेक्ट करते हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। उसके मेथड आप आगे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कितने लोगों को पता है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। When the President of India addresses a joint session of the Parliament, who preside over the session? ये एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें आप कंफ्यूज ये करेंगे कि हो सकता है स्पीकर करे, क्योंकि हम लोग को पता है कि आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग को ऑलवेज जो है वो स्पीकर प्रिजाइड करता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, और कब देते हैं, आर्टिकल 87 कहता है, वो भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एट द कॉमेंसमेंट, मतलब फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, लोकसभा का जब होता है, और जब साल का पहला सेशन जो होता है ना पार्लियामेंट का, इस 2 ओकेजन पे, मतलब हर साल एक बार, और एक बार जब लोकसभा गठित होती है नई तब, तो प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जनरली वो बोलते हैं, गवर्नमेंट ही लिख के देती है और कहते हैं वो है कि हमारा गवर्नमेंट ये करेगा या ये किया है, तो उसको जो है ज्वाइंट एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। लेकिन वो कोई भी उसको प्रिजाइड नहीं करता, क्योंकि वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं कहलाता है, उसको ज्वाइंट सेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे है कि नो वन प्रिजाइड ओवर द सेशन, ये इन्होंने दिया है आंसर, और मेरे अनुसार से ये सही है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ये जानना, और कई स्टूडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको चैलेंज मत कीजिए। 55 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह के मेजोरिटी का जिक्र है। सिंपल मेजोरिटी जो होती है, जैसे पार्लियामेंट में भी किसी अमेंडमेंट के लिए, इसका मतलब होता है कि जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसका 50% से अधिक आपको मिल गया तो सिंपल मेजोरिटी है। लेकिन यहाँ थर्ड पे आइए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहता है नो। यदि मान लीजिए किसी हाउस में या लेजिस्लेचर में 100 मेंबर हैं, और मान लीजिए कि 51 केवल प्रेजेंट हैं, तो यदि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए ना, तो ये 51 के 51 आपको वोट करने चाहिए आपके फेवर में, क्योंकि पूरे जो हाउस के जो मेंबर है उसका 50% चाहिए, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये भी सही है। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी वोट जो होता है, वो माइनॉरिटी को एक वीटो राइट होता है कि उसको वो वीटो लगा दे तो वो पास नहीं हो पाएगा, तो ब्लॉकिंग माइनॉरिटी वोट एक तरह से कह लीजिए, ये भी सही है। क्वालिफाइड मेजोरिटी जो होती है वो क्या होती है कि इवन मतलब कि ये सिंपल मेजोरिटी से ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे है कि जो प्रेजेंट है उसका 50% मिल गया तो आपका काम चल गया। क्वालिफाइड मेजोरिटी में होगा नहीं, 50% नहीं, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो वो क्वालिफाइड मेजोरिटी हो जाती है, मतलब कि मोर देन ए सिंपल मेजोरिटी। कंकरेंट मेजोरिटी इन्होंने गलत लिखा, इसका यहाँ पे सही है, इसमें दिया गया है, इसमें ना सब कंसेंसस से डिसीजन होता है, कोई मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, सब लोग जो है उसमें कोई वीटो ना लगाए,
सब लोग यदि मिल के, सब फैक्शन, सब इंटरेस्ट ग्रुप, सब कम्युनिटी दिखाए कि हाँ ये सही है, तो उसको कनकरेंट मेजोरिटी कहते हैं। तो ई को यदि आप हटा देते हैं तो ये हट गया, ये हट गया, तो यहाँ पे और बाकी तो सब सही है, डी भी सही है, इसलिए ए बी सी डी होगा। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलता है आगे के एग्जाम के लिए। सिंपल मेजोरिटी क्या है, ब्लॉकिंग माइनॉरिटी वोट क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, क्वालिफाइड मेजोरिटी क्या है, कंकरेंट मेजोरिटी क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए, रट लीजिए, आगे दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन देखिए 56 इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टी डज नॉट हैव ए रीजनल इथनिक कैरेक्टर। आप समझ सकते हैं रीजनल इथनिक कैरेक्टर क्या है, जैसे टीडीपी लैंग्वेज के बेसिस पे, एजीपी वहां के लोकल अस्मिता या लोकलिटी, लोकल पीपल के बेसिस पे, एआईडीएम के द्रविडियन कल्चर पे बेस्ड है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या है, कोई कल्चर इथनिसिटी से कोई नाता नहीं है इसका, ये एग्नोस्टिक है, कहीं भी ये जाके शासन कर सकती है। इसका तो गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस, इसका मेन प्लान क्या है, सबको साथ लेके चलने का, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी होगा। द फर्स्ट एशियन समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी कंट्री। ये डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आसियान जो है वो सीयूईटी पीजी के स्पेसिफिक सिलेबस में है, तो उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। और उसका पहला बैठक कब हुआ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई कम स्टूडेंट नहीं जानते हैं इसको, कि बाली इंडोनेशिया में इसकी पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 1967 में, चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। 58 देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए बुक बाय मैकियावेली। इसमें कंफ्यूज आप इसलिए कर सकते हैं कि डिस्कोर्सेज ऑन लिवी भी इसको कहते हैं, लेकिन डिस्कोर्सेज भी कहा जाता है इसको। अब ये सब जो है ना, जैसे कि ये रूसो ने लिखा है, ये भी रूसो का है, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन लॉक का है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि यही होगा। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी है। एजर्सन है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नोन एज पंचशील विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। पंचशील में जो 5 हैं, मैं यहाँ चाहता तो लिख देता, अच्छा रहता, जैसे नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इस तरह की है, 5 टर्म है उसमें। उसमें प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस नाम का कोई टर्म नहीं है, और ये वैसे भी कॉमन सेंस से आपको लगेगा कि ये पंचशील का पार्ट नहीं है, इसलिए ये गलत है और ये सही है, तो ऑप्शन 3 इसमें सही है। पंचशील जरूर, मैं हमेशा कहता हूं कि उसको ना 5 बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में पांचों टर्म उसके याद रहने चाहिए। ये मीडियम लेवल का है। क्यों मीडियम? वैसे देखने से तो बहुत टफ लगता है कि क्योंकि प्राइमोर्डियलिज्म मतलब ये होता है कि प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी, जो जन्म से आधारित आइडेंटिटी है, जैसे रेस कह लीजिए, या कास्ट, क्रीड, इथनिसिटी, ये सब, तो ये सब इस बेसिस पे जो नेशनलिज्म की थ्योरी जिन्होंने दिया है। लेकिन आप उसे को छोड़ दीजिए, इथनो सिंबलिज्म मेरे कई स्टूडेंट जानते हैं कि एंथनी डी स्मिथ ने इस पे काम किया है, कि इथनिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, तो इससे ये क्रैक हो जाता है। बी का 3 यदि आप देखेंगे ना, तो बी का 3 केवल एक में है और आपका क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच करेंगे तो ए का 4 है, तो प्राइमोर्डियलिज्म जो है वो वॉकर कोनोर ने दिया। थोड़ा पढ़ लीजिए, आगे आपको यूजीसी नेट में हेल्प हो जाए। पेरेनियलिज्म, ये जो है सी का 2 है, एंड्रियन हेस्टिंग्स ने दिया। ये सब बहुत ही अननोन टर्म है, अननोन थ्योरीज हैं, लेकिन क्यों ना पढ़ लीजिए इसके थ्रू। और मॉडर्निज्म के बेसिस पे कि जो नेशनलिज्म है वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो मॉडर्न सोसाइटी बनी है, उसके चलते नेशनलिज्म का जन्म हुआ, ये अर्नेस्ट गिल्नर कहते हैं। तो इन सबको थोड़ा पढ़ भी लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, वी ऑल नो, क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि एस्टीमेट कमिटी जिसके 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी जो है लोकसभा से लिए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हमेशा। ये भी बहुत आसान है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और उनके सेंट्रल आइडिया। जैसे यहाँ एक ही से क्रैक हो जाता है, लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट है। आपको पता है कि लॉक जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रोपाउंडर थे, और क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के लिमिटेड जो है पावर है, ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइप का गवर्नमेंट की नहीं रहेगी पावर। लिमिटेड गवर्नमेंट इज द कोर प्रिंसिपल, क्योंकि इनका मानना है कि गवर्नमेंट यदि लिमिटेड है तो सिटीजन की लिबर्टी ज़्यादा है। यदि गवर्नमेंट को जितना पावर देंगे उतना ही जो है लिबर्टी घट जाएगी। इसी पर प्रोफेसर सिली ने कहा था कि ओवर गवर्नमेंट इज अपोजिट टू लिबर्टी, मतलब कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट अपना सिकंजा कसेगी उतना ही सिटीजन की लिबर्टी कम होगी। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म का थ्योरी है। तो लॉक जो है को यदि आप मैच करते हैं सी को 4 से, और यहाँ देखिए सी के 4 से आपका सीधा क्रैक हो जाता है, इसलिए ये बहुत आसान है, बाकी को मैच कर लीजिएगा।
ये मीडियम लेवल का है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ मैन एंड मेटल, बेसिकली क्या है, नोबल लॉ, नोबल लाई, मतलब कि एक झूठ कहते हैं जो समाज को एक करने के लिए है, और उसी तरह का झूठ है जैसे कि हम लोगों के पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण निकलता है, और उसके भुजाओं से क्षत्रिय निकलता है, ब्ला ब्ला। तो उसी तरह का नोबल लाई जो है, मतलब सही कार्य के लिए जो झूठ है, प्लेटो अपने रिपब्लिक में कहते हैं कि जो फिलोसफर रूलर होते हैं उनका जो सोल बना है वो गोल्ड से बना है, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऑक्सिलरी या सोल्जर क्लास है, क्षत्रिय कह लीजिए, उनका सिल्वर से उनका सोल बनी है, और जो जनरल क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास, उसकी ब्रॉन्ज से बनी है। तो ये थ्योरी जो है गोल्डन, या गोल्डन लाई कहिए या नोबल लाई कहिए या झूठ कहिए, सेम वे जैसे हिंदुइज्म में है। ये कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग जानते हैं, इसलिए मैंने दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मार्क्सिस लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स? ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, इसमें सभी सही है। निगेशन ऑफ निगेशन, क्वालिटी लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटेटिव, मतलब इंक्रीज इन क्वालिटी, क्वांटिटेटिव चेंज, इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वालिटेटिव चेंज, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट, ये सब है। कई मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर नेट पे बहुत सारा रिसर्च करने से पता लगता है कि क्वालिटी चेंज लीड्स टू क्वांटिटी चेंज, मार्क्स ने नहीं कहा है, जो कि इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। दोनों ही वाइसा वर्सा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव एंड इंक्रीज इन क्वालिटी नीड्स टू, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी डायनेमिक है, एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो ये, इसको और आगे आप बहुत सारा पढ़ भी सकते हैं और अच्छा भी है, वैसे कि बहुत हाई लेवल का है, यहाँ पे इनको नहीं पूछना चाहिए था और इन्होंने गलत भी किया मेरे अनुसार से। इसको चैलेंज कीजिए कि ऑल ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन भी दिया है नेट से कि कैसे जो है क्वालिटी क्वांटिटी इंटरकनेक्टेड है। ये क्वेश्चन एकदम डीपली वेग है, वही गांधी जी का जो सिविलाइजेशन पे जम्बल्ड सेंटेंस है, और उसको अरेंज कीजिए। मैं इसको आगे एकदम नहीं दूंगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, आर्बिट्रली स्ट्रक्चर्ड है, चैलेंज करना चाहिए तो ये लिख के चैलेंज कर लीजिए। ये दोनों जो है आसान है। 67 देखिए, द टर्म ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड टू 6 ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? वी ऑल नो कि ये 42वां अमेंडमेंट से इसको किया गया था, वी ऑल नो दिस। 6 साल इसको बढ़ा के कर दिया गया था, 1 साल बढ़ाया गया था। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची? ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। रॉबर्ट माइकल, अभी आपने देखा भी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था एक क्वेश्चन में, वहां बता दिया था कि रॉबर्ट माइकल ने कहा। यहाँ वो पूछ रहे हैं तो दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ, मतलब सेटर को ये पता नहीं कि आगे जो है इसकी सॉल्यूशन इसी पेपर में दी गई। 69 देखिए, ये भी चैलेंज करने लायक है। स्टेटमेंट 1 है, theorists of global justice argue that human beings and the state are central to any theory of justice। यहां क्यों ये गलत है? क्योंकि जो ग्लोबल जस्टिस के थ्योरिस्ट हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन और स्टेट उसको जरूरी नहीं मानते ग्लोबल जस्टिस के लिए। उनका कहना है कि स्टेट तो बांटता है वर्ल्ड को, और वो ग्लोबल जस्टिस के राह में रोड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इथियोपिया का लोग क्यों गरीब है और अमेरिका का क्यों अमीर है, तो अमेरिकन बोलेंगे कि भाई मेरी संपत्ति आप इथियोपिया को थोड़ी बांट सकते हो, मेरा स्टेट अलग है, मेरा नेशन अलग है, हमने अपने इंडस्ट्रियसनेस से, इंटरप्राइज से अपना वेल्थ बनाया है। तो उसको ग्लोबल जस्टिस काटता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और थॉमस पॉग रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एट द ग्लोबल लेवल। यही मैं कह रहा था, कोई भी ग्लोबल जस्टिस का थिंकर यही कहेगा कि इंस्टीट्यूशन कोई आड़े नहीं आना चाहिए ग्लोबल जस्टिस में, तो ये सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने कहा है कि ये सही है इनके अनुसार और ये गलत है, जो कि इसका उल्टा है, ये गलत है और ये सही है। इसलिए इसका आंसर 4 होगा, इसको चैलेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मीडियम लेवल का है, ये कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं। फुल फॉर्म एनएसएसपी, ए पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड फॉर। आपको एनएसएसपी का फुल फॉर्म जानना है। अब आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप चारों पढ़िए जरा, इसको पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, लगता है हाँ, बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप वर्ड है, स्ट्रेटजिक वर्ड है, नेक्स्ट स्टेप है, तो ठीक है। अब यहाँ नेशनल सिक्योरिटी इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अब बताइए नेशनल कैसे, दो कंट्री यदि आपस में कोई पैक्ट करे उसमें नेशनल सिक्योरिटी होगा क्या, जबकि ये ट्रांसनेशनल शुरू से है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप इन सिक्योरिटी प्रोग्राम, कैसा, इसके तुलना में कितना हल्का लगता है, तो ये नहीं होगा। न्यूक्लियर सप्लाई सपोर्ट पार्टनरशिप, कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर में ग्रुप में भी अमेरिका ने नहीं आने दिया है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो एक ही बनता है नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो
सही है। और यहाँ पढ़ लीजिए थॉमस पोक के बारे में, जो इंटरनेट पे लाइन है वो आपको हेल्प करेगा इसको। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, ये वेग है और इसको चैलेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल सही हो सकते हैं। इनका कहना है कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। ये गलत नहीं है। मतलब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन सब उस अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई आगे कोई पीछे हो जाते हैं। लिबरलिज्म यही तो कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये क्यों गलत है? नहीं गलत है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ भी दर्शाती है। और इसका क्या कहेंगे, एवरीबॉडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो वही बात है जो यहाँ लिखा है, ये गलत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें तीन तीन आंसर सही हैं, इसलिए इसको आप चैलेंज कीजिए। आर्टिकल 226 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो किससे डील करता है? ये रिट पिटीशन से डील करता है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं यदि आपका कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, मतलब काटा जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं 226 के तहत। और इसी का काउंटर पार्ट है आर्टिकल 32, जिसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट आहत हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि आपका फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल अब 300A में है, या कोई और लीगल राइट लाइक राइट टू वोट टाइप ऑफ, यदि आपका बाधित हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं सीधा जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जाना पड़ेगा। 73 देखिए, स्टेटमेंट 1, प्लेटो स्टेटेड that the state comes into existence originating in the bare needs of the life and continuing in existence for the sake of good life. जैसे ही आप देखेंगे कि स्टेट इज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, ये एरिस्टोटल का कथन है, ना कि प्लेटो का। तो ये आपको गलत है, लेकिन ये जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए मीडियम लेवल का है। मैकियावेली इन द प्रिंस कंसिडर्ड दैट द पावर विच हैज ऑथोरिटी ओवर मैन इज द स्टेट। ये अलग तरह से कहने का है कि स्टेट को जो है अपने सारे सब्जेक्ट या पीपल के ऊपर पूरा पावर होता है, पावर एंड ऑथोरिटी होता है। ये इसी बात को मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट इज नथिंग बट विच हैज मोनोपोली ऑफ वायलेंस और फोर्स और यूज ऑफ फोर्स इन ए फिक्स टेरिटरी। इसको कई तरीके से लोग कहते हैं, हॉब्स भी इसको यही कहते हैं कि स्टेट मतलब वो है जो कि अपने लोगों पे पूरा पूरा कंट्रोल रखती है, उसके लाइफ पे पूरा कंट्रोल, मतलब सॉवरेंटी का ये मतलब ही होता है, डोमेस्टिक सॉवरेंटी का। तो इसलिए ये कहा होगा उन्होंने, आप यदि ये प्रिंस में ये लाइन लिखा होगा, लेकिन आप नहीं भी जानते तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है, कि ये स्टेटमेंट सही होगा। तो ये जो है गलत है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है इसका सही होगा। Who among the following scholars describe the shift from an interventionist to regulatory state in India? ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। क्यों? क्योंकि इस तरह की कमांड वर्सेस डिमांड पॉलिटी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे जो सबसे ज्यादा काम किया है, जिसमें कि इस तरह की बातों का जिक्र है, वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने किया है। उनका जो बुक है द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, उसमें इसमें आप पार्था चटर्जी जो कि सबअल्टर्न एंड अदर काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनिज्म के थिंकर हैं, उससे आप इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं। रजनी कोठारी ने इस टाइप की कोई बात नहीं की है, वो तो कांग्रेस सिस्टम एंड पॉलिटिक्स, कास्ट, इन सब पे लिखते रहे हैं। जॉन हैरिस, आई विल नॉट कमेंट। तो ये आप कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं, यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है, तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसको मैच करना है, एक ही दो से हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, इसको याद रखना चाहिए आपको। और प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट 49, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का सेपरेशन 50, इतना भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको मैच कर सकते हैं। आप देखें कि डी का 3 से, तो डी के 3 से ही ये सीधा क्रैक हो जाता है, आपको आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत आसान है। अगेन फंडामेंटल राइट को अरेंज करना है, तो आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29-30 में है, इस तरह का कल्चरल माइनॉरिटी राइट। तो ये सबसे बाद में होगा, क्योंकि ये सब जो राइट्स हैं उससे पहले हैं। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 25 से 28 के बीच में रहता है आर्टिकल। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये सब 23-24 में है। प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ये आर्टिकल 22 में है। तो आपका शुरू जो लास्ट होगा बी से, और बी से अंत होता हुआ केवल एक ही है, तो आपको सोचना भी नहीं है कि क्या क्रम है, और इसलिए ये सब लड्डू क्वेश्चन है। 77 देखिए, इन विच ऑफ अरिस्टोटल्स वर्क इट इज स्टेटेड दैट हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज हैप्पीनेस अटेन्ड थ्रू मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। ये आपको डैमली कंफ्यूज कर सकता है इन दोनों में। मेरे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हुए कि ये, चूंकि ये एक तरह का हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग को यूडोमोनिया भी कह सकते हैं, फ्लोरिशमेंट, ह्यूमन
मतलब ह्यूमन का हैप्पीनेस, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूडिमोनियन एथिक्स इसका सही होगा, वो भी बुक उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं कभी कंफ्यूज नहीं था, पहले भी मैंने बताया था जब मेमोरी रिकॉर्ड हुआ था कि जहां भी मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्चू की बात आएगी वहां पे निकोमेनियन एथिक्स इज बेटर बुक आपको गेस करने के लिए इडोमेनियन एथिक्स है। इसलिए इसको कीजिए, इसको चैलेंज मत कीजिए, मीडियम लेवल का है। इन प्लेस ऑफ इडोमेनियन एथिक्स द बेटर आंसर इज निकोमेनियन एथिक्स, इसलिए मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैं कहूंगा। आप इसको डिफिकल्ट भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टू चॉइस, लेकिन मीडियम है। ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो आप देखिए एजर्सन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसको तो जितनी बार चाहिए स्टूडेंट रट लीजिए यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं कि प्लेटो ने ऐसा कहा। इसका मायने क्या होता है ये यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडिविजुअल का ही बड़ा रूप स्टेट है। जैसे इंडिविजुअल के आत्मा में 3 खाने होते हैं, उसी तरह स्टेट के 3 क्लास होते हैं। जैसे यहाँ पे रीजन का जो खाना है उससे जो मैच करता है क्लास, वो फिलोसफर किंग होता है। और जो करेज का जो गुण है सोल में, उससे जो मैच करता है वो सोल्जर या ऑक्सिलरी होता है। और जो एपेटाइट का है, जो कि खाओ पियो मस्त रहो, उस टाइप का है, तो वो प्रोड्यूसर क्लास से मैच करता है। तो इंडिविजुअल रिट लार्ज है। रिट मतलब कि इंडिविजुअल को बड़ा कर दो तो जो है वो स्टेट बनेगा। यही बात यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है कि ए आर दोनों सही है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन करता है। The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and state falls under। तो ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि इसी को तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं आर्टिकल 131 के तहत। ये फेडरल कोर्ट का यही काम ही है कि डिस्प्यूट सेंटर स्टेट के बीच में निपटाएं। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, और रिट जुरिडिक्शन तो 32 है जिसको एक्सटेंडेड ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी कहते हैं। और अपीलेट जो है आर्टिकल 132 से लेके और 3-4 आर्टिकल हैं जिसमें कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी क्या हुई, जहां पे कि आप बैलेंस करते हैं डेवलपमेंट को इकोलॉजी से, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको शैलो इकोलॉजी कह सकते हैं, जहां पे कि आप उतना ज्यादा फोकस इकोसेंट्रिसिज्म नहीं करते कि इकोलॉजी को बचाने के लिए हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, धुआं यदि होगा तो हम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, इस टाइप की नहीं। तो ह्यूमनिस्ट और शैलो इकोलॉजी ये कई लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इजी दिया है। वैसे इसको आप मीडियम भी रख सकते हैं क्योंकि ये डीप इकोलॉजी नहीं है, और ये 2 तो टर्म ऐसे ही मैंने दे दिया है। Which among the following was a magazine started by महात्मा गांधी in South Africa? ये क्वेश्चन मैंने मीडियम दिया है, आसान भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन लॉन्च किया था। ये सब तो आके इंडिया में उन्होंने किया। इसी इंडियन ओपिनियन में उन्होंने जो अपने सत्याग्रह जो वर्ड उन्होंने कॉइन किया पैसिव रेजिस्टेंस का, उसकी एडवर्टीजमेंट दिया था इसका क्या नाम रखा जाए। जो मंगललाल गांधी ने उसका नाम सदाग्रह दिया, जो बाद में सत्याग्रह में बदला। ये सब मैं इसलिए मैं बोलते चले जा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है कि हु गेव द नेम सत्याग्रह। तो मंगललाल गांधी जो उनके रिलेशन भी थे। इन विच मैगजीन दिस एडवर्टीजमेंट वॉज गिवन टू चूज ए नेम फॉर द पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ गांधी जी। Who said the following? Can you have economic reform without first bringing about a reform of the social order? तो सोशल रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म के पहले साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए। इस तरह की बातें केवल अंबेडकर जी कर सकते हैं इन सब में। ज्योतिबा फुले आपको पता है कास्ट लीडर थे, कास्ट एंटी कास्ट। और पंडिता रमाबाई फेमिनिस्ट, एंड महात्मा गांधी ने कभी इस टाइप की बातें नहीं की कि ये रिफॉर्म पहले वो रिफॉर्म बाद में। तो बी आर अम्बेडकर बहुत नेचुरल चॉइस है, इसलिए इसको मैंने मीडियम टाइप में रखा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सोचने में, लेकिन ऑप्शन के चलते ही आसान है। 83 देखिए एजर्सन है रॉबर्ट नॉजिक इन इलस्ट्रेटेड निगेटिव लिबर्टी इन हिज राइटिंग। ऑफ कोर्स यस, निगेटिव लिबर्टी उन्होंने इलस्ट्रेट किया था क्योंकि वो लिबर्टेरियन थिंकर थे। और ये जो लाइन है इसको जरा गौर से पढ़िए, ये निगेटिव लिबर्टी को इनफैक्ट एक्सप्लेन करता है। According to Robert Nozick, the primary threat to liberty is the imposition of obligation to which one has not consented. इसका मतलब क्या वैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने नहीं कहा है कि हम गरीबों को सुविधा देने के लिए अपना वेल्थ का एक पार्ट दे देंगे, तो आप यदि उसको ऑब्लिगेशन लगाते हैं बाय रूल कि आपको वेल्थ टैक्स लगेगा, तो ये गलत है, ये इमोरल है, और ये उसकी लिबर्टी को कंस्ट्रेन करता है। क्योंकि निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेन ऑन योर एक्शन। तो इसके चलते जो है ये निगेटिव लिबर्टी को ही एक तरह से एक्सप्लेन करता है, जो कि यहाँ पे है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है। ये बहुत आसान है कि एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आपको सबको पता है कि एथेनियन डेमोक्रेसी, जो एथेंस में डेमोक्रेसी थी एंशिएंट काल में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल था। और मॉडर्न काल में कौन है? यस,
थोड़ा बहुत स्विट्जरलैंड। तो एथेनियन टाइप जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एकदम लड्डू क्वेश्चन। 85 देखिए, स्टेटमेंट 1 2 ये सब डिफिकल्ट है। पॉपुलर डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पॉपुलर डेमोक्रेसी को कई लोग जो है सोचते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी। नो, पॉपुलर डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये बेसिकली इंडिकेट करता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को, जहां के सिटीजन खुद जो है पार्टिसिपेट करते हैं बहुत एक्टिवली, जैसे रूसो ने जिस टाइप का इन्विसेज किया था, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो ये सही है बिल्कुल। और इट प्री सपोजेज फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन, ये तो आउटलाइन स्टेटमेंट है। क्यों पॉपुलर डेमोक्रेसी ऐसा प्री सपोज करेगा कि समाज में पहले से टूटन होगा, फैक्शन होगा, क्लीवेज होगा? तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है सही है, और सही है ये, बट डिफिकल्ट। जस्टिस एज रिक्विटल रेफर्स टू, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोनों डिफिकल्ट है। रिक्विटल एक लीगल टर्म है, मतलब कि क्विड प्रो क्यो, जैसे को तैसा, फेयर एक्सचेंज। तो वो उस पर जो बेसिस, जो जस्टिस मतलब कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ यह होगा, आपका लॉस जितना से हुआ उतना से आपको लौटाना है। तो फेयर एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे ये बेस है। तो ये, और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये वेग क्वेश्चन है अगेन, कि कार्ल मार्क्स का बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे जो उन्होंने 4 बांट कहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है जम्बल्ड ऑर्डर में। दिस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन, वैसे वो इतना आर्बिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका सही क्रम DBSE है, पढ़ लीजिएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस पढ़ने से आपको नॉलेज बहुत मिलता है कि बेस स्ट्रक्चर के बारे में वो क्या कहते हैं। आई होप कि आप बेस स्ट्रक्चर का जो मेरा डेफिनेशन है या डिस्कशन है वो आप याद रखे होंगे। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, सॉरी, बेस मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर वो जो बेस से गाइडेड होता है, जिसमें कि स्टेट, पॉलिटी, मीडिया, आर्ट, कल्चर सब कुछ आता है। 88 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट? ये आप इलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कंपनीज पे टैक्स, ये सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है। कंपनीज पे टैक्स कोई स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है? सोच के देखिए, कंपनीज कई स्टेट में फैली होती है, लेकिन कैपिटेशन टैक्स केवल एक ऑड वन आउट है। तो यही सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब इजी क्वेश्चन है। प्रियम्बल का तो एक वर्ड याद होना चाहिए। इसमें डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं है। फैटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सब है उसमें। इनफैक्ट इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो तो 42nd अमेंडमेंट से इंजर्ट किया गया था। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन। ये क्वेश्चन देख के लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे चारों को जानेंगे कब कब, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, इनफैक्ट लड्डू क्वेश्चन है। क्यों? उनके लिए जो ये जानते हैं कि एक क्वेश्चन मैं बार बार कराता हूं अपने टेस्ट सीरीज में भी, और हमेशा कहता हूं कि विच वॉज द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन EU? और लास्ट यूरोपियन कंट्री जिसने EU ज्वाइन किया वो 2013 में क्रोएशिया था, जो कि यूगोस्लाविया से टूट के बना है। तो यदि इस चीज को आप जानते हैं, उस क्वेश्चन को जानते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी का एक रूप है। अब चूंकि ये लास्ट कंट्री है तो बी से अंत होता हुआ देखेंगे ऑप्शन, और केवल एक ही है, इसलिए सीधा मार दिया। बाकी कौन पहले कौन बाद में हमें क्या मतलब है? आसान क्वेश्चन। इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैव बीन सेंस्योर्ड? ये क्वेश्चन एकदम गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को सेंस्योर का मतलब क्या होता है? किसी पे बहुत बुरा आक्षेप लगाना। यदि किसी को आप राइटिंग में कहते हो कि आपने ये काम गलत किया है, हम डिसअप्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल इज सेंसूर, इंग्लिश का एक वर्ड है, लीगल टर्म। और इस टाइप का कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वेयर सेंस्योर्ड, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं। और ये कहते हैं एक बार हुआ है इनके अनुसार से, मैंने नेट पे देखा ऐसा कुछ भी नहीं। यदि ये सेंसुअर मोशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंसुअर मोशन पास हो, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही होता है, लेकिन सरकार गिरती डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यदि सेंसुअर मोशन पास हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस वोट प्राप्त करना पड़ता है। वो 4-5 बार हुई है, लेकिन कभी वो पास नहीं हुई है। तो नेवर, मेरे अनुसार से नेवर आंसर होना चाहिए। और इस बेसिस पे भी आप कह सकते हैं इसका पूरा जो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस ही रॉन्ग है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कब सेंसुर हुआ है। चैलेंज कीजिए। 93 देखिए, ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, लेकिन गलत नहीं है, चूंकि दो ही ऑप्शन इसमें सही है, C एंड D इसका सही आंसर है। अब चलिए C D को पढ़ते हैं पहले। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसका एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे आर्मी को भरती है, क्योंकि वहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं, पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म फैलाता है। अब इसको ह्यूमन राइट ग्रुप यदि जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, इवन USA के लेजिस्लेचर यदि ह्यू एंड क्राई बचाते हैं तो हमें परेशानी होती है, हमारा इंटरनल पॉलिसी को अफेक्ट करने लगता है वो।
तो ये तो सही है कि हमारे सॉवरेंटी को थोड़ा बहुत चैलेंज करता है कि आप अपने ही डोमेस्टिक अफेयर में इस तरह का नहीं कर सकते ह्यूमन राइट के बेसिस पे. ह्यूमन राइट इश्यूज आर ऑल्सो डिप्लॉयड बाय द स्टेट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डिसीजन. ऑफकोर्स वेस्टर्न कंट्री ह्यूमन राइट को एक हथियार बनाते हैं डेवलपिंग कंट्री के मामले में हस्तक्षेप करने में, तो ये दोनों सही है. अब यदि ए बी को लीजिए, इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट. सॉवरेंटी का दो एस्पेक्ट है. तो आपने देखा इंटरनल सॉवरेंटी कि हम जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, चाइना जो है वो अपने प्रोविंसेस में जियांग में क्या करता है, इससे बाहर को क्या मतलब है. ह्यूमन राइट के नाम पे आप उसको आक्षेप नहीं लगा सकते हैं, उसके सॉवरेंटी पर खतरा होता है. एक्सटर्नल सॉवरेंटी ये होता है कि हम एज फार एज इंटरनेशनल सिस्टम इज कंसर्न उसमें एक स्टेट सॉवरेन है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है. तो वहां पे भी जो ग्लोबल कंसर्न है कि पैंडेमिक के नाम पे आपको ये करना होगा, तो क्लाइमेट चेंज के नाम पे आपको ये करना पड़ेगा, उसमें अभी आपकी एक्सटर्नल सॉवरेंटी बाधित होती है. कैन नॉट नहीं, ये कैन है. इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. सच इशूज, अब यहाँ तो सच इशूज लिखना नहीं चाहिए था, ये इसी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट ब्रिंग मल्टीलेटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट. दे डू. अब आपको जो है WHO का प्रेशर पड़ रहा है, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर पड़ रहा है, दूसरे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है WTO का प्रेशर पड़ रहा है, तो आपकी सॉवरेंटी बाधित होती है. तो ए बी दोनों जो है गलत है. कैनॉट नहीं होगा, तो सी एंड डी सही है. डिफिकल्ट क्वेश्चन. थॉमस हॉब्स डिफाइंड सॉवरेंटी एज, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. इसमें यदि आप पढ़ेंगे तो पावर ऑफ द पीपल टू क्वेश्चन द किंग, ये कैसे हो सकता है. द राइट ऑफ द सिटीजन टू इलेक्ट गवर्नमेंट, ये सब सॉवरेंटी को कैसे डिफाइन करता है. द ड्यूटी ऑफ द रूलर टू सर्व पीपल, नो. लेकिन ये देखिए, द मोनोपोली ऑफ कोएर्सिव पावर ऑफ सिंगल रूलर ओवर द पीपल ऑफ द स्टेट, यही तो है जो अभी हम लोगों ने देखा. तो यही सॉवरेंटी उन्होंने डिफाइन किया था एज ए लेवाइथन. 97 देखिए स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, ये हटिंगटन का फॉर्मुलेशन है जिसमें उन्होंने वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की. तो फर्स्ट वेव है 1828 1926 में, करीब 30 कंट्री खास करके यूरोप की, वो जो है वहाँ मोनार्की खत्म होती है और वहाँ डेमोक्रेसी आती है. इसमें जर्मनी भी था जहाँ वेइमर रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. तो ये बिल्कुल सही है. और ये भी बिल्कुल सही है कि फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो घटता चला गया दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, जहाँ की फासिज्म का उदय हुआ जर्मनी इटली में. तो ये भी सही, आपको पता है कि इटली में मुसोलिनी और यहाँ पे हिटलर आए, तो एक तरह से जो मतलब डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक या फासिस्ट रूल हो गया और डेमोक्रेसी का हनन हुआ इन दो स्टेट में. तो ये भी सही है. तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा. 95 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिगार्ड टू इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कौन पहले कौन बाद. ये भी बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है कि UN 1945 में, आपको सब इसमें से पता होगा. 45 ASEAN 1967 में बना, सार्क 1985 में, EU 1992 में मैस्ट्रिट ट्रीटी से, एशियन जो बना था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से, नाम जो है बेलग्रेड में 1961 में. इतना जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तो चलो याद है आप लोगों को बताते, लेकिन आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन, ये 45 यूनाइटेड नेशन से पहले कोई नहीं बना होगा और EU के बाद कोई नहीं बना है. तो D से अंत होता हुआ और B से शुरू होता हुआ, तो BD का कॉम्बिनेशन केवल एक है. बस आपको यही जानना है कि पहले, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना. बीच में जो 3 है उसका क्रम नहीं जानना हमें. ये जो मैचिंग है इसलिए आसान है क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, वो सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो थोड़े बहुत भी पढ़ते हैं जानते हैं कि उन्होंने कहा था ट्रायम्फ मतलब विजय, लिबरलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी ओवर ऑल अदर आइडियोलॉजी. तो B का 1 और B का 1 से देखिए आप 50-50 गेम खेल लेते हैं सीधा. और इसके साथ जो है ए का जो है वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल था, उसी पे लीग ऑफ नेशन बना था. और ये यहाँ है जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म्ड. तो ए का 3 और ए का 3 तो वैसे यहाँ पे, यहाँ ए का 3 B के 1 से आपको क्रैक होता है. बाकी मैच कर लीजिएगा. तो ये सब आसान है लेकिन मैं फिर मीडियम में दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है, ये सब लड्डू टाइप क्वेश्चन है. ये पीस पैलेस हेग में है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी पे दूसरा क्वेश्चन है. आपने अभी देखा कि UN जनरल असेंबली और UNSC मिलके ICJ के जज का अपॉइंटमेंट करती है. यहाँ ये भी एक बार फिर से याद कर लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो रोम स्टैट्यूट से बनी है 2002 में, उसकी भी हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस हेग में ही है ICC की. ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है. ये भी पूछा जाता है कि किस स्टैट्यूट से बनी, उसको कहते हैं रोम स्टैट्यूट. मैं ICC के बारे में बात कर रहा हूँ जो 1998 में रेटिफाई हुई थी और 2002 में लागू हुई. Which among the following is not part of the central theme of green ideology, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रीन आइडियोलॉजी से होलिज्म मतलब कि
होलिस्टिक अप्रोच की ह्यूमन एंड अदर जीव जंतु एंड इकोलॉजी बैलेंस में रहें। इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब सब ग्रीन आइडियोलॉजी का पार्ट है। फ्रॉम बीइंग टू हैविंग का कोई मतलब ये मेटाफिजिक्स जैसी बात है वो इसका कोई से नाता नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इट हैज बीन फाउंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये मीडियम लेवल का है क्योंकि यहां आप ऑप्शन देखेंगे तो मतलब इसमें 4 में से एक ही केवल गलत है, क्योंकि 3 तो सही है, यहां बता रहा है, खुद ही बता रहा है। एक गलत ऑप्शन आपको खोजना है और पहला ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको गलत लगेगा कि एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू डिक्लाइन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यदि ऐसा होता डियर स्टूडेंट कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन का पतन हो जाता तो क्या इंदिरा गांधी कभी 77 का इलेक्शन हारती? इससे यह साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस बनी रही। तभी तो एक ऑटोक्रेटिक रूलर जो इतनी सत्ता पे उनका कैसा पकड़ था, सभी लीडर जेल में थे, तब भी जो है जेल में रहते हुए अपोजिशन के लीडर ने विक्ट्री प्राप्त की। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट यदि गलत जैसे ही होता है तो आपको तो 3 स्टेटमेंट बाकी सही होंगे ही, तो बी सी डी सही आंसर हो जाता है। ये अगेन आपने देखा कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जो कि देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से वो मीडियम लेवल में बदल जाते हैं। यहां आपने ये भी देखा कि 4-5 क्वेश्चन मैचिंग के ऐसे थे जहां देखने में वो डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन केवल एक मैथ से जो है वो क्रैक हो जाता है। तीसरे तरह का आपको जो स्टेटमेंट है वो देखने में वेग लगता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको कॉमन सेंस से जो है, जैसे ग्लोबल जस्टिस का था या प्रिंस का जो स्टेटमेंट था, वो आपको सही लगने लगता है। इन सब का क्या निचोड़ है यदि आप आगे एग्जाम देने वाले हैं? ब्रेन सेल को ठंडा रखिए। कैसे? डिफिकल्ट क्वेश्चन यदि दिखता है तो मुस्कुराइए। पहले तो यह है ब्रेन सेल ठंडा कैसे रहता है, उसका पहला यह होता है कि जम के तैयारी कीजिए। तैयारी इस लेवल का कीजिए कि आपको कोई अफसोस ना रहे। अपना 100% दीजिए, अपना पसीना बहाइए, पालथी मार के बैठनी है, लेट के, खड़े होके, वॉक लेते हुए पढ़िए, दूर दूर तक पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद भी यदि क्वेश्चन आपको टफ लगता है, मुस्कुराइए। ये सोचिए कि जब मैंने अपना 100% दिया, इतना पढ़ा, मुझे टफ लग रहा है, तो इंडिया में सबको टफ लगेगा। इससे आपको जो है घबराहट नहीं होगी, ब्रेन सेल आपका ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो आप बहुत सारे उन क्वेश्चन को बना देंगे जैसे मैं अभी आपके साथ क्रैक कर रहा हूं, और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। यदि उसका उल्टा होगा कि पढ़ते समय में तो आपने ठीक से पढ़ा नहीं, आप अधकचरा आपने और बहुत प्रैक्टिस नहीं किया, और जब क्वेश्चन पेपर टफ आया तो पसीना आने लगा, पानी पिए और ब्रेन सेल हीट हो गया, उसके बाद से जैसे होता नहीं कि शॉर्ट सर्किट होती है, कुछ से कुछ आप सीधे हेजमनी किसके द्वारा दिया गया वो भी गलत मार के आ रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ही जो है गर्म हो चुका है। अब आइए आप लोग के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि सर बताइए कितना कट ऑफ जाएगा, क्या डिफिकल्टी लेवल है। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल 2 साल का कंपेयर कीजिए। पिछले साल भी स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे कि पेपर बहुत टफ है, इस बार भी बहुत परेशान हुए, बहुत टफ है। आपने देखा कि क्या टफ था। मैंने सब में जो है इंडिकेट किया इजी, मीडियम, टफ, ऑर्बिट, वेग, चैलेंजेबल, 4-5 कैटेगरी। यदि इजी देखें तो पिछले बार 37 क्वेश्चन इजी थे, इस बार 33 क्वेश्चन इजी है, आप काउंट कर सकते हैं इस वीडियो में। मॉडरेट पिछले बार 13 थे, इस बार ज्यादा है 17। डिफिकल्ट पिछले बार 17 थे, इस बार डिफिकल्ट या ऑर्बिट कम है, 14 है। पिछले बार चैलेंज करने लायक 8 क्वेश्चन थे, इस बार 6 चैलेंज करने लायक है, लेकिन 5 वेग है, उसमें से भी 2-3 चैलेंज किया सकते हैं, जम्बल्ड वाले सारे इसमें हैं। तो लगभग चैलेंज या एरर जो है पिछले बार के जैसे ही इस बार है। इस बार थोड़े और ज्यादा हिंदी इंग्लिश में भी एरर है। इस लेवल पे यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि लगभग कट ऑफ पिछले बार की तरह ही जाना चाहिए। पिछले बार जो कट ऑफ गया था वो इस तरीके से था। जेएनयू में एवब 240 पे हुआ था, मतलब केवल मैं देखिए अभी ना डोमेन वाले का बोल रहा हूं, और जेएनयू केवल डोमेन पेपर के मार्क्स को लेता है जो आउट ऑफ 300 है, लेकिन डीयू एंड बीएचयू एंड एससीयू पीयू सब 400 पे लेता है। आप इसमें जोड़ लीजिएगा पेपर 1 के मार्क्स को भी, केवल मैं पेपर 2 के मार्क्स को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, उसके आप 60-70% ले लीजिए, आप जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने दिया है कि डी यू एवब 220 पे होने की आशा है, तो इसमें आप करीब 60 नंबर और जोड़ लीजिए पेपर 1 का, 60 से 70, तो आपको 280 से 290 आउट ऑफ 400 जो है डीयू का कट ऑफ जाना चाहिए। लाइक दिस, इस तरह से आप एससीयू पीयू का भी कर लीजिएगा। तो मेरा ये गेस है कि पिछली बार के कट ऑफ को देखते हुए 235 से ऊपर, लगभग 235 से यदि आप ऊपर हैं तो आप जेएनयू के रेंज में हैं, यदि आप 220 से ऊपर हैं तो डीयू के रेंज में हैं, यदि आप 200 से ऊपर हैं तो बीएचयू एसयू पीयू के रेंज में हैं, और यदि 180 से ऊपर हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी जो इसमें शामिल हुए हैं वो सब आपको मिलेंगे।
तो डोंट वरी, आई होप कि आप लोगों ने ऐसा परफॉर्म किया होगा अधिकतर मेरे स्टूडेंट। और चलिए फिर बात करेंगे जब रिजल्ट निकलेगी तो। और यदि आप अगले साल टेस्ट देंगे CUET PG का, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग में भी एट द एंड ऑफ द ईयर। वेट कीजिए, अनाउंस करेंगे। और यदि आप UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब के एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट डे से, 1 अगस्त से, जिसके लिए कि मैं अनाउंस करेंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, तब हम लोग टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग चलाएंगे। तब तक के लिए विदा आपसे, लेकिन उसके पहले एक फॉर्मल थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बेस्ट रिसोर्सेज है, यदि आप CUET PG या कोई अन्य PG एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो ये बुक है। और ये सब जो हैं वो अमेजन पे हैं। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा उसे पढ़ने में, क्योंकि किंडल वर्जन में इतने फ़ायदे हैं नेविगेट करने के, हिंदी में पढ़ने के, एंड नोट बनाने के, फ्लैश कार्ड बनाने के। तो उसका आप यूज़ कीजिए और नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।